नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं श्रीमान रमेश शर्मा जी। आप सफल उद्यमी, समाज सेवी और भामाशाह तो हैं ही। वर्तमान में आप महासभा में संरक्षक पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम रमेश शर्मा है जी। मैं हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी वहाँ से गोपी गांव से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरे पिताजी श्री राम कुमार शर्मा जी वो शुरू में तो अपना मशीनरी का काम करते थे, लेकिन उसके बाद वो आरा मशीन चलाते थे। अच्छा। और वहीं से हमने अपना शुरुआती जीवन शुरू किया। और हम लोग बड़े परिवार है हमारा, हम लोग 7 भाई बहन हैं। अच्छा। 4 बहनें हैं मेरी और हम 3 भाई हैं। जी। 2 बहनें मेरे से बड़ी हैं। जी। हम बीच में 3 भाई और फिर 2 बहनें छोटी हैं। बहुत बढ़िया। सर, अपनी शिक्षा के बारे में भी बताइए। शिक्षा के बारे में मैं क्या बताऊं। शिक्षा एक्चुअली मेरी शिक्षा गांव में, मैं हमारे 5वीं क्लास तक तो हमारे गांव में स्कूल था गोपी में। और उसके बाद फिर हमारे गांव के 3 किलोमीटर पे डालावास गांव है, वहाँ पे मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल डालावास, वहाँ पे मेरी 9वीं तक, 6ठी से 9वीं तक वहाँ पे मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद एक्चुअली डालावास में क्या हुआ कि एक हमारे वहाँ विधायक थी चंद्रावती जी, तो वहाँ क्या था, चंद्रावती जी के कारण हमारे डालावास में चुने हुए टीचर आते थे। अच्छा। तो हमारी शिक्षा जो है गवर्नमेंट स्कूल में होते हुए भी बहुत अच्छे टीचर्स थे हमारे। और शिक्षा में भी मैं मतलब बहुत ब्रिलियंट तो नहीं था, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। और वो जो शिक्षा जो हमें मिली उसको हम बोल ही सकते हैं। उसके कारण जो है आज भी हम लोग प्राइवेट स्कूलों को के छात्रों को भी मार देते हैं। अच्छा। उसके बाद 9वीं में मैं जब पास हुआ तो 10th में मेरे पिताजी जुई में काम करते थे। उस टाइम उनकी आरा मशीन वहाँ होती थी। तो 10th में मैं जुई में एडमिशन लिया और मैं जुई से 10वीं पास की। 10वीं पास करने के बाद मैं आगे नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जी। सर, अपने व्यवसाय के बारे में बताएं। देखिए, 10वीं पास करने के बाद जब मैंने देखा कि घर के हालात ऐसे नहीं है कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं, तो मैं वहाँ से मेरे जीजा जी, मेरी 2 बहनें जो सागौर में गई है, तो उन दिनों 2 ही बहनें सागौर गई थी। उसके बाद तो बाकी की 2 बहनें भी सागौर गई उन्हीं के घर में, तो चारों बहनें मेरी एक ही घर में गई है। तो मेरे दूसरे नंबर के जीजा जी, पहले नंबर के जीजा जी तो मेरे एजुकेशन लाइन में थे, तो वो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट डीओ से रिटायर हुए। सेकंड नंबर के जो मेरे जीजा जी थे वो उन दिनों गुवाहाटी में उन्होंने जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार गुवाहाटी में रहते थे। अच्छा। तो मैं उनके साथ 1979 में मैं गुवाहाटी गया और वहाँ पे काम सीखना चालू किया। तो 1979 और 80 यानी कि 1.5 साल तक हम लोग करीबन गुवाहाटी और शिलोंग में रहे। फिर मैं 1981 में जब गांव वापस आया तो घर वालों ने देखा कि ये तो चलो ठीक है, अभी कमाने लग गया, तो उन्होंने मेरी 18 साल की उम्र में ही शादी कर दी। तो उसके बाद फिर शादी के 4-5 महीने के बाद ही मैं गुवाहाटी से फिर मतलब बेंगलोर में आ गए। तो बेंगलोर में उनके कुछ रिश्तेदार होते थे, तो वहाँ भी मैं मेरे जीजा जी के साथ ही बेंगलोर में आ गया। और 1981 के बाद में फिर मैं अपना उनके साथ में काम कर रहा था, किसी के पास अपनी दिहाड़ी भर रहा था। अच्छा। तो जब मैं गुवाहाटी में था तो मैंने कभी मतलब पैसे के बारे में, दिहाड़ी के बारे में कोई बात नहीं, तो जो काम बताते थे मैं करता था और अपना मजे में रहता था, कोई तकलीफ नहीं थी। जी। जब मैं बेंगलोर आया तो पहली बार जो है ना 12 घंटे के लिए मेरी दिहाड़ी खुली 26 रुपया। तो 26 रुपये से शुरू करके फिर मैं अपना काम करना शुरू किया। बस से जाते थे काम पे, कभी साइकिल से जाते थे, कभी किसी के साथ चले जाते थे, तो ऐसे करके अपने काम करते थे। 1984 में तकरीबन मेरे जीजा जी ने डिसाइड किया कि वो बेंगलोर में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको थोड़ी एस्थेटिक प्रॉब्लम हो गई थी। तो वहाँ से फिर उनके जाने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके अपनी एक टीम बनाई और मैं छोटे मोटे काम लेना शुरू किया। जी। फिर 1985 में मैं जब एक ज्वेलर के घर में काम कर रहा था, तो मुझे कुछ आर्किटेक्ट्स मिले, क्योंकि वो ज्वेलर का एक होटल का प्रोजेक्ट आने वाला था। अच्छा। तो वो ज्वेलर ने वो आर्किटेक्ट से मुझे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मेरा काम देखा। तो फिर वो एक्चुअली क्या हुआ कि उन दिनों बेंगलोर में भी
बॉम्बे का स्टाइल चलता था, जो बॉम्बे में काम होता था उस टाइप का काम अगर कोई करे तो बेंगलोर में उसको बहुत अच्छा मानते थे। बिल्कुल। तो ये लोग बॉम्बे से आए थे, वो भी नए नए आर्किटेक्ट थे, उनका भी नया नया ऑफिस जमा था उधर। मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, तो वो होटल का प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे दिया। वो होटल का प्रोजेक्ट करने से मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने भी फिर उसके बाद अपनी थोड़ी एक बड़ी टीम बनाई। जी। फिर 1987 में हमने मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर मैंने एक पार्टनरशिप कंपनी खोली, अच्छा। जिसका नाम रखा हमने कलात्मक इंटीरियर्स। कलात्मक इंटीरियर जो है हम लोग 4 पार्टनर थे, मैं, मेरा भाई और 2 यहाँ के लोकल इंजीनियर थे, हालांकि वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। अच्छा। तो हमने मिलके फिर ये कंपनी खोली पार्टनरशिप में, और वहां से फिर हम काम करते रहे। फिर 1988 में टाइटन कंपनी जो है, टाइटन वॉचेस के नाम से टाइटन कंपनी की शुरुआत हुई। और टाइटन कंपनी का शुरुआत से ही सारा काम, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस, उनका फैक्ट्री का ऑफिस, अच्छा। सारा काम उनको ये सेम आर्किटेक्ट के पास आया। तो वहां से फिर मैंने कमर्शियल काम करने शुरू कर दी। और फिर 1989 में 88-89 में उनका प्रगति मैदान में जो है ट्रेड फेयर में पहला स्टॉल उन्होंने लिया, जो कि तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट था। 1200 स्क्वायर फीट स्टोर हमने एक रिकॉर्ड टाइम में उनको बना के दिया। वहाँ स्टोर में पूरा प्रगति मैदान में पूरा स्टोर लगने के बाद जब उसका खत्म हुआ तो उनको जो है बेस्ट स्टोर अवार्ड मिला। तो उससे टाइटन का जो उस टाइम पे जो एमडी होता था मिस्टर जगसी देसाई, तो उन्होंने जो है हमको बुला के हमको सम्मानित भी किया, और उन्होंने आगे फिर मेरे को सारे शोरूम्स का काम देना चालू कर दिया। तो यहाँ बेंगलोर में पहला शोरूम बना था केजी रोड पे, तो वो शोरूम हमने पहला शोरूम उनके लिए बनाया। शोरूम बनने के बाद सबको जब कॉन्फिडेंस आ गया तो मेरे पास टाइटन का इतना काम हो गया कि मैं रात दिन काम करने लग गया। आगे से आगे आपको आगे से आगे मुझे वो काम मिलने लग गया, और फिर मैं काम में बिजी होता चला गया। मतलब मैं उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला। फिर टाइटन के साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां जुड़ गई, जैसे कि वाइब्रेशन है, फिर बहुत सारे जैसे रेमंड्स है, या और बहुत सारे साड़ी के शोरूम हैं। काफी सारा हमने फिर वो प्रोजेक्ट करने चालू कर दिए उसी आर्किटेक्ट के साथ। तो मैंने उसी आर्किटेक्ट के साथ तकरीबन 15-16 साल कंटिन्यू काम किया। उसके बाद फिर मैंने अपना एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, क्योंकि मेरा क्या था, मेरा कभी भी बल्क में काम करने की तरफ मेरा रुझान था कि मैं कोई भी काम बल्क में काम करूं। शुरू से ही मेरा ऐसे ही रहता था कि मैं जैसे मान लीजिए एक आइटम बना रहा हूं तो मैं 100 आइटम बनाऊंगा तो मेरे टाइम की बचत होगी, और मेरे को अगर 2 पैसा रेट भी कम मिले तो मेरे को थोड़ा उसमें फायदा हो। तो मेरी सोच हमेशा उस डायरेक्शन में रहती थी। तो मैं उसी डायरेक्शन में काम करते हुए हमारी वर्कशॉप बनाई। फिर मेरे कुछ हमारा एक टैक्स कंसल्टेंट है जो कि शुरू से ही हमारा दोस्त रहा है, और उस दोस्त ने मुझे एडवाइस किया कि यार आप इतना काम करते हो, आपके पास वर्कशॉप है, आप वर्कशॉप छोड़ के अभी फैक्ट्री के लिए आप कोशिश करो। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, एक न एक दिन हमें थोड़ा ग्रो करना है, तो ये एक रास्ता है। मैंने कर्नाटक गवर्नमेंट को लैंड के लिए रिक्वेजिशन डाला, उन्होंने फिर मेरे को 1 एकड़ लैंड अलॉट कर दी। वो 1 एकड़ लैंड 2008 में मैंने लेके फिर उसको डेवलप किया। फिर 2000 एक्चुअली उसके पहले 2000 में हमने कलात्मक इंटीरियर्स को कलात्मक इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया था, और 2002 में मेरे बाकी के जो 2 मेरे पार्टनर्स थे वो अलग हो गए। तो दोनों भाइयों ने फिर हमने ये बिजनेस लिया, और उनको हमने दूसरा उनका पार्टीशन में जो भी उनका शेयर था वो क्लियर कर दिया। वहां से फिर हमने 2008 में जब हमने वो बिल्डिंग बनानी शुरू की, तो 2010 में फिर वो वर्कशॉप से हम लोग ये फैक्ट्री में चले गए। और उसके बाद फिर हम लोग सारे प्रोजेक्ट करते थे वहीं पे। फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट ये था कि साइट का जितना भी काम हम फैक्ट्री में कर सकते हैं वो फैक्ट्री में करें, और फैक्ट्री में से करके ले जाके साइट पे ले जाके उसको इंस्टॉल करें, तो हमारे टाइम की बचत होगी और हम फीस भी अच्छी दे सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमने फिर थोड़ी बहुत मशीनें भी लगाई, फिर हमने मशीनों से काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में मेरा बड़ा बेटा जो कि आर्किटेक्ट है वो हमारे साथ जुड़ गया। तो उसने बोला कि ये तो आप जो कर रहे हो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको हमको और थोड़ा बड़े स्केल में करना चाहिए। तो हमने वहां से फिर उसको बड़े स्केल में कैसे करें सब डिस्कस करके उसका प्लान करके फिर हमने उसको फैक्ट्री को उस ढंग से डेवलप किया।
फिर आज अगर आज की स्थिति हम देखें तो आज मेरे पास तकरीबन 80,000 स्क्वायर फीट कवर एरिया है बहुत और तकरीबन 400 लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सारे ब्रांड्स का काम करते हैं, रेसिडेंसीज का काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस का काम करते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे, अच्छे आर्किटेक्ट्स के साथ काम होता है और बाकी परिवार के सारे सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं और मेरा भाई तो शुरू से ही हैं। बिल्कुल। मेरा बड़ा बेटा राजेश जो कि पेशे से आर्किटेक्ट है, उसने अपना चार्ज लिया। फिर उसके बाद दरअसल मेरे 2 बेटे हैं। छोटा बेटा मेरा आर्मी में चला गया था, पढ़ाई के तुरंत बाद वो 10वीं पास की, 12वीं की। उसके बाद उसको पता नहीं कैसे रुझान हुआ, वो कहता है मुझे तो डिफेंस में जाना है, तो वो फिर आर्मी में चला गया ऑफिसर बन के। आज वो अपने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे फिरोजपुर में पोस्टेड है अभी। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि फैमिली के और सदस्य जुड़ गए, हमारी 2 बहुएं आ गई। बेटे विकास जो है ना, मेरे भाई का बेटा विकास जो कि फाइनेंस से एमबीए किया था, वो एमबीए करने के बाद वो फाइनेंस संभालने लग गया। मेरी बड़ी बहू जो है नीलम, वो मेरा मार्केटिंग का पूरा काम देखती है। और भाई की बेटे की वाइफ जो हमारी पुत्रवधू है, वो जिसको हम लोग प्यार से डोली बोलते हैं, वैसे उसका नाम तो ज्योति है। तो डोली जो है वो क्लाइंट सर्विसिंग देखती है। मेरा भाई हमारा प्रोक्योरमेंट का और वो सारा काम मेरा भाई देखता है। और मैं ओवरऑल उन सबको जो भी मतलब आप देख रहे हो कि एक सबसे बड़ा होने के नाते सारा सबको मैं संभालता हूँ। तो इस तरह से मेरा काम है। उसको अभी हमने थोड़ा नाम चेंज करके कलात्मक स्पेशल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, क्योंकि हम अभी प्रोजेक्ट्स का काम लेते हैं जरूर, लेकिन फैक्ट्री ओरिएंटेड काम लेते हैं। हम साइट पे काम बहुत कम करते हैं। तो हमने फिर उसको आप स्पेस दो, उस स्पेस को हम लोग बना के इधर रेडी करके देंगे करके हमने उसको किया। वो हिसाब से हम उसको नाम चेंज किया। और आज कलात्मक स्पेशल सिस्टम्स काफी रेप्यूटेड कंपनी मानी जाती है बेंगलोर में, एटलीस्ट। मैं इंडिया की तो नहीं कहूँगा, बेंगलोर में हमें लोग काफी पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा काम एक तो हमारी खास बात यह है कि हम सब तरह का काम करते हैं, चाहे वो कैबिनेटरी रहने दो, पैनल बेस, अपना नॉकडाउन सिस्टम में रहने दो, या ट्रेडिशनल कारपेंटरी रहने दो, या कुछ भी, सारा तरह का काम हम लोग करते हैं। लोहे का काम भी करते हैं हम लोग, मार्बल ग्रेनाइट का भी करते हैं, सारी तरह का काम हम लोग, जो भी ऑर्डर आता है सब हम लोग अपने एक ही नीम के अंडर में लेके हम लोग करते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो फैक्ट्री की बात करें तो काफ़ी जगह नाम आता है कि कलात्मक इज़ द बेस्ट। तो इसके पीछे क्या है कि अपना जो क्वालिटी जो अपनी जाती है या क्वांटिटी जो अपनी जाती है, इन चीज़ों को देखते हुए देखा है तो प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसके अंदर आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी फैक्ट्री के बारे में कि किस तरह से अपन इसको मैनेज करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जिन आर्किटेक्ट के साथ जुड़ा, उनका मेन उस टाइम पे जब मैं 1985 में जब काम शुरू किया, तो उनका मेन यही रहता था कि हमें अच्छा काम करना है। तो फिनिश के मामले में हम लोग शुरू से ही ध्यान देते हैं। और आज भी मेरा क्वालिटी डिपार्टमेंट कोई भी ऐसी चीज आती है तो उसको रिजेक्ट करके आगे जाने नहीं देता। और वो हमारी एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि हमें आगे से आगे काम देने में मदद करती है। और लोग हमें पसंद करते हैं कि भाई यहाँ से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपको अच्छी फिनिश मिलेगी। तो और टाइम, सबसे बड़ी बात है टाइम लाइन, क्योंकि शोरूम्स का एक ऐसा काम है कि आप ये देखो, ऑर्डर बाद में आता है, टाइमलाइन पहले फिक्स हो जाती है। शोरूम का ओपनिंग पहले फिक्स हो जाती है कि आपको इतने दिन में ओपनिंग करनी है, तो वो फिर उस हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, यहाँ बेंगलोर में यहाँ के लोकल जो कारपेंटर्स हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो उतना फाइन काम सॉलिड वुड में जरूर कर लेंगे, लेकिन जैसे हम लोग जो है ना सारी तरह का काम करने में माहिर हैं, वो लोग उन चीजों में वो लोग पीछे हैं, वो उतना फाइन काम नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो हमारे पास सारे कारीगर अपने राजस्थान हरियाणा से थे। अभी हमारे पास यूपी और बिहार के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, राजस्थान के भी हैं। सब मेरे पास जो टीम है वो पूरी टेक्निकल टीम, पूरी नॉर्थ इंडियन टीम है। इस वजह से भी लोग हमें पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम मिलता है कि मतलब यहाँ लोकल लोग ना हो और बाकी सब लोग जो है ना इतनी बड़ी टीम लेके काम करना, वो एक बड़ा डिफरेंस है जो कि हमें उसका बहुत फायदा मिल रहा है। दूसरी बात क्या है, जैसे काम को अगर सही ढंग से किया जाए और शुरू से ही प्लानिंग करके किया जाए,
ताकि उसमें अगर हमें काम का रिजल्ट पहले से पता है कि ये काम इस तरह से करोगे तो सही होगा, तो वो चीज़ें हम लोग पहले से ही उसको एनालाइज करके उसका पूरा प्लानिंग करके हम उस हिसाब से उसको काम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे हमने मशीनें भी ऐड की। जी तो आज आप ये देखेंगे कि मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट मशीन्स हैं, जी जर्मन मशीन्स, इटालियन मशीन्स, ये सब जो है ना बेस्ट मशीन जो भी मार्केट में बेस्ट मिलती है वो मशीन मेरे पास है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई बेस्ट मशीन आएगी सबसे पहले अपने पास आएगी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बेस्ट मशीन अपने पास आएगी, लेकिन क्या है ना, देखिए यहाँ पे जब शुरू में जब हमने डिसाइड किया था तब भी हमने ऐसे डिसाइड किया था कि यहाँ पे इंडिया वुड नाम का एक एग्जीबिशन होता है, वो एग्जीबिशन में वर्ल्ड के सारे बड़े प्लेयर्स अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। इंडिया वुड से फिर हमने उस टाइम पे सिलेक्शन किया और जो जो बेस्ट कंपनियां थी जैसे कि आपकी होमैग है, फेल्डर है, बेसे है, ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं इनके साथ हमने काम करना शुरू किया। तो मेरे पास अभी आज के दिन आप ये देखिए कि मेरे पास 4 तो फेल्डर के पैनल शो हैं, उसके बाद एक बेसे की बीब शो है। अच्छा फेल्डर का ही मेरे पास एक्सप्रेस मशीन है जो कि CNC बोरिंग जिसको बोलते हैं। फिर मेरे पास होमैक की एज बाइंडिंग है, बेसे की एक एज बाइंडिंग थ्रू फिट एज बाइंडिंग है। फेल्डर की मेरे पास मैनुअल बोरिंग है। फेल्डर का ही मेरे पास एक स्पिंडल मोल्डर है। ये सारी मशीनें जो है बेस्ट मशीनें जो कि आज के दिन अवेलेबल हैं या उस टाइम पे जो अवेलेबल थी वो हमने ली। और उसके बाद जो हमारी जो जनरल मशीन्स है वो अहमदाबाद की कंपनी है जय इंजीनियरिंग, तो जय की हमारे पास सारी मशीनें हैं। और हमारा काम मतलब जैसे सॉलिडवुड का भी है या पैनल बेस है, जो भी है इन मशीनों से हमारा बढ़िया काम चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा सूत्र कौन है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली क्या है, मैं अपने काम में इतना बिजी रहा हूँ कि मुझे दूसरी जगह देखने का कभी होश ही नहीं हुआ। हालांकि समाज सेवा के लिए हम लोग दूसरी तरह से जुड़े हुए थे, लेकिन ये अपने जांगीर ब्राह्मण महासभा से मैं जुड़ा। अपने श्रीमान रामपाल जी जो हमारे प्रधान जी हैं, एक्चुअली क्या हुआ कि रामपाल जी और मैं हमने साथ में काम किया। अच्छा। मेरे पास जब काम का लोड ज्यादा था तो रामपाल जी उस टाइम पे दिल्ली में काम करते थे, तो मैं एक टाइम ऐसा है कि मैं इनको दिल्ली से लेके आया मेरा काम करने के लिए और हमने 5 साल तक साथ में काम किया। बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर एक मौका ऐसा आया कि रामपाल जी बोले, रमेश जी अभी आप जो है ना हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो मैं उस टाइम पे अपने श्रीमान गिरधारी लाल जी का शपथ ग्रहण समारोह था, प्रदेश अध्यक्ष जब वो शपथ ग्रहण समारोह था, तो उस टाइम पे फिर उन्होंने मुझे बुलाया और फिर उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगा तो मैं इससे जुड़ गया। और जुड़ने के बाद फिर हम जो है ना फिर भाई थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट जब अगर किया है तो फिर सेवा भी करनी है, तो मैं फिर धीरे धीरे करके फिर उससे जुड़ता चला गया। बहुत बढ़िया सर। समाज सेवा में आप किन किन पदों पर आसीन रहे हैं? नहीं देखिए, मुझे तो पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो देखिए मैं एक थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ। मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मालिक ने जैसा रखा है मैं उसी में खुश हूँ। हाँ ये है कि समाज के लिए जो भी है अपना आराम से करना चाहते हैं, सिर्फ पद के लिए मैं ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं हूँ। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने जबरदस्ती बोले कि नहीं आपको संरक्षक तो बनना ही पड़ेगा, तो मुझे संरक्षक का पद दिया और मैं अपना जो है ना जो भी सेवा होती है वो करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा शेयर करें। तो परिवार का तो ऐसा है जी कि परिवार, हालांकि हम 7 भाई बहन, जैसे कि मैंने बताया 7 भाई बहन हैं। मेरी बहनें अपने अपने घर में सेटल हैं। भाई हम लोग 3 भाई, एक भाई मेरे साथ है शुरू से ही, जो कि मेरे पार्टनर कह लो आप या मेरे दाएं हाथ कह लो, हम भाई शुरू से ही साथ हैं। और मेरी शादी हमारे गांव के पास में गांव है बेरी कला, जो कि दादरी के पास में है, वहाँ पे मेरी शादी हुई 1981 में। और उसके बाद फिर 1985 में मैं उनको इधर बेंगलोर में सेटल कर दिया। उसके बाद फिर मेरे 2 बेटे हैं। दोनों बेटों की अभी शादी हो गई, बहुएं हैं। एक बहू मेरी रोहतक से काठमंडी से है, दूसरी बहू मेरी पंजाब में अमृतसर से हैं। वो लोग मेरे दोस्त हैं, जो कि देखिए मैं 1993 में राधा स्वामी सत्संग व्यास का फॉलोअर हूँ। मैं उस राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ा,
तो मेरे जो साथ में जो सेवा करते थे, तो हमारे वो भी वैसे रामगढ़िया हैं, और उनका बेंगलोर में काफ़ी बड़ा स्टील का काम है। वो अपना बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो हमारी प्रेस वगैरह है वो बनाते हैं। अच्छा। तो उनसे मुलाकात हुई, बच्चों की बातें हुई, तो ऐसे करके उनके साथ हमारे संबंध हो गए। हमारी बड़ी बहू पंजाबी है, और मेरे भाई जो है उनकी शादी, दोनों भाइयों की शादी, मेरे से छोटा भाई हालांकि आर्मी में था, जो कि नायब सूबेदार से रिटायर हुआ। उसके बाद उनको थोड़ा कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, तो उनकी डेथ हो गई थी। और मेरी जो भाई की वाइफ है, वो अभी भाई के बच्चे और वाइफ वो बेंगलोर में ही सेटल हैं। यहीं पे वो लोग अपना बच्चे सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, दोनों बच्चे, और उसकी भी शादी हो गई। तो हमारी पुत्रबहू और पुत्रवधू और ये हमारा भतीजा, ये सभी दोनों ही अब सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। और मेरे जो छोटे भाई जसविंदर, वो मेरे साथी हैं शुरू से। उनकी शादी और मेरे से छोटे भाई जो फौज में थे, उनकी शादी एक ही घर में, वो दोनों बहनें हैं। अच्छा। कुहाड़ गांव है अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअली पहले तो हमारा भी गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही था, तो बाद में फिर वो चरखी डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कुहाड़ गांव है, वहां से वो बिलोंग करते हैं जी। और उनका भी एक बेटा एक बेटी। तो बेटा जो है वो हमारे साथ काम करता है जैसे कि मैंने आपको बताया, वो MBA करके फाइनेंस वो संभालता है। और बेटी जो है उनकी शादी हुई, वो जयपुर में है, जयपुर में सेटल है। बहुत बढ़िया। और मेरा जो छोटा बेटा है, जैसे मैंने बड़ी बेटी के बारे में तो बताया, छोटा बेटा है वो शुरू से ही वो अपना आर्मी में एज ए ऑफिसर इज सर्विंग। वो अभी एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल अपना इसमें फिरोजपुर में पोस्टेड है। उनकी शादी रोहतक में श्रीमान उनका नाम है, देखो उनके पापा का नाम तो धर्मवीर जी है, लेकिन उनके पिताजी जो है वो अपने महासभा के प्रधान भी रह चुके हैं, वहाँ के रोहतक के विश्वकर्मा स्कूल के प्रधान रह चुके हैं वो। उनका नाम मेरे दिमाग से में नहीं आ रहा, देखो मैं भूलता जा रहा हूँ आजकल। तो वहाँ पे उनकी जो धर्मवीर जी की पुत्री नेहा नाम है उनका, वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी बेटे के साथ ही, हमेशा बेटे के साथ ही रहती है। और वो भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल में टीचिंग है, वो सेवा कर रही है। कहाँ? वहीं पे उनके साथ ही रहती है वो। अभी फिलहाल वो फिरोजपुर में है, जो कि जहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में वो भी नौकरी कर रही है। बहुत बढ़िया। सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? देखिए, समाज के इसमें मेरा तो ये विचार है कि हमारा समाज जो है वो अगर संगठित हो जाए तो हमारे समाज जैसा कोई समाज नहीं है। आज जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है जी। मैं तो ये कहूँगा कि एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं लोग, इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो अगर समाज संगठित है और अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और सही ढंग से अगर हम ये चाहें कि भी कोई भी काम छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो देखिए मैं तो ये जानता हूँ कि हमारा समाज जो है, आप ये देखिए कि हम तो बॉर्न इंजीनियर हैं, जन्म से इंजीनियर हैं, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। हम वो इंजीनियरिंग छोड़ के हम जो है ना चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कारपेंटरी नहीं कराना चाहते अपने बच्चों से। तो अगर हम ये सोचें कि जो टेक्निकल काम है, अगर हम अपने उसको जो है सब लोग मिलके और अगर सही ढंग से उसको सीखें और सही ढंग से एज पर मॉडर्न टेक्निक्स अगर हम उसको आगे बढ़ाएं, तो इससे बढ़िया काम कोई नहीं है। तो मैं तो समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस काम को आप छोटा न समझें, इस काम को जितना हो सके उतना आप आगे बढ़ाइए, अच्छे अच्छे तरीकों से आप काम कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में, मैं आपको कहता हूं कि आने वाले दिनों में कारपेंट्री एक ऐसी फील्ड बन जाएगी, फर्नीचर इंडस्ट्री जो है ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। और उसमें अगर हम लोग अगर अपना पहले से अगर स्टैब्लिश हो जाए तो इससे बढ़िया कोई फील्ड नहीं होगी मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं 93 से राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो अपनी सफलता का सारा श्रेय हमारे गुरु जी को देना चाहूँगा कि जिन्होंने, देखिए ऐसा है ना कि मैं कभी ये नहीं कहता कि भगवान आपको फ्री में कुछ दे देंगे या कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी संस्था से जुड़ते हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी सिखाई जाए और
काम में, हर काम में आपको सही तरीके से करने की शिक्षा दी जाए, तो वहीं से आपकी अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। बहुत बढ़िया। सर, आपके जीवन के कुछ यादगार पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें? सर देखिए, जैसे कि मैंने बताया, मेरा छोटा बेटा आर्मी में है। जी। मैं पहले तो उतना नहीं जाता था, लेकिन आजकल मैं हर साल उसके पास जाता हूँ। अच्छा। और उसकी शुरू में जब उसकी मैं पासिंग आउट परेड में गया, वहाँ पे अब्दुल कलाम जी, राष्ट्रपति जी हमारे, वो चीफ गेस्ट थे, और उनसे रूबरू ऐसी मुलाकात हुई, और उस टाइम पे जो हमने दृश्य देखा, जिस हिसाब से हमारा वहाँ स्वागत हुआ, जी। तो वो देखने के बाद जो है ना, हर एक माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि भी इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे पल रहे हैं, जैसे मैंने बताया, मैं हर साल वहाँ पे तकरीबन आजकल जाता हूँ। तो जो फौज के जो नियम है और जो सिस्टम है, उसकी कोई बराबरी नहीं है सिविल में। जी। और वहाँ जो रिस्पेक्ट और जो सिस्टम जो आपको देखने को मिलते हैं, उसकी कोई बराबरी नहीं है। बंधुओं, आज हमने समाज में काफ़ी हम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।